सुज़लॉन एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम बात करें लास्ट डे की, तो सुज़लॉन एनर्जी से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही थी, जिस वजह से सुज़लॉन आपको फोकस में भी रहती हुई देखने को मिल रही थी। अब एग्जैक्ट न्यूज़ दोस्तों है क्या, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो फिलहाल हमें न्यूज़ ये सुनने को मिल रही है कि सुज़लॉन ने रिसेंटली एक मर्जर का प्लान किया था अपनी सब्सिडरी कंपनी के साथ। अब इसके लिए उन्होंने एनएसई और बीएसई दोनों से अप्रूवल मांगा था, और देखा जाए तो एनएसई और बीएसई दोनों से अप्रूवल इनको मिल चुका है। तो एग्जैक्ट इसकी सब्सिडरी कंपनी का नाम क्या है, तो नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो। सुज़लॉन ग्लोबल सर्विसेज जो कि इसकी सब्सिडरी है, यानी कि सुज़लॉन एनर्जी पेरेंट कंपनी है, और ये अपनी सब्सिडरी यानी कि सुज़लॉन ग्लोबल सर्विसेज के साथ मर्जर करने का प्लान कर रही है, और इसके लिए एनएसई और बीएसई की तरफ से क्लियरेंस उनको मिल चुका है। अब इसका मतलब दोस्तों एग्जैक्ट है क्या, और इससे क्या करने वाली है सुज़लॉन। तो देखो दोस्तों, अगर सिंपल भाषा में हम बात करें तो कंपनी अपनी जो बैलेंस शीट है उसको बेटर करना चाहती है। तो देखो यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि ये जो मर्जर है इसका रिजल्ट कंपनी ये उम्मीद कर रही है कि इनका जो बैलेंस शीट है वो हमें क्लीनर देखने को मिलेगा, और उसके बाद कंपनी के जो एबिलिटी है वो हमें इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेगी। किस चीज़ का, डिविडेंड और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कंपनी ने मेंशन किया है, जो इस मर्जर से कंपनी उम्मीद कर रही है। बट जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों बैलेंस शीट के बारे में, तो बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप समझ सकते हैं। तो देखो 2022 के फाइनेंशियल ईयर तक अगर हम देखें और 23 तक देखें, तो कंपनी के जो रिजर्व्स थे वो हमें नेगेटिव में देखने को मिलते थे, यानी कि बैलेंस शीट के हिसाब से कंपनी काफ़ी ख़राब थी। उसके बाद कंपनी के परफॉर्मेंस हमें थोड़ी बेटर देखने को मिली मार्केट में। पिछले 3 साल में लगातार कंपनी ने प्रॉफिट किया है 23, 24, 25 में। कंपनी के जो रिजर्व हैं वो भी हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिले, नेगेटिव से पॉजिटिव होते हुए देखने को मिले। और जो कंपनी के ऊपर कर्जा था 22 के फाइनेंशियल ईयर में 6400 करोड़ का, वो अभी के टाइम पे देखोगे तो 323 करोड़ रह गया है। तो कर्जा को भी कंपनी ने रीपे किया है, अपने रिजर्व्स को भी नेगेटिव से पॉजिटिव किया है। और दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपके लिए अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो। अब जैसा कि मैंने बताया कि 23, 24 और 25 इन 3 फाइनेंशियल ईयर में लगातार कंपनी ने प्रॉफिट किया है। 23 में किया था कितना, 2887 करोड़, 24 में किया 660 करोड़, और 25 में कितना किया 2072 करोड़। ठीक है, जब हम कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं 23, 24 और 25 का, तो 23 में कंपनी ने कितना कैश जनरेट किया था, लगभग 491 करोड़। 24 में कितना जनरेट किया, 80 करोड़, और 25 में कितना जनरेट किया, 1092 करोड़। अगर इन तीनों नंबर को भी ऐड कर दोगे तो भी आपको 2000 करोड़ का नंबर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि कंपनी जितना प्रॉफिट हमें शो करती हुई दिख रही है, एग्जैक्ट उतना पैसा कंपनी के पास आ ही नहीं रहा है। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। देखो, जब हम बात करते हैं इनकम माइनस एक्सपेंस के बारे में, तो कंपनी का हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है, जो कि 25 में कितना था, 1857 करोड़। कंपनी ने इनकम माइनस एक्सपेंस के बाद जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया, उसके बाद काफ़ी सारे टैक्सेस वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसके बाद जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कम दिखता है। बट यहाँ पर हमें ज़्यादा दिख रहा है नंबर। अब ज़्यादा तो दिख रहा है, वो कंपनी के नेट प्रॉफिट ने हमने एज्यूम तो कर लिया, बट क्या कंपनी के पास उतना पैसा आ रहा है, तो नहीं। अगर कंपनी के प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो 2025 के फाइनेंशियल ईयर में वो नंबर कितना था, 1984 करोड़ का, और कंपनी ने प्रॉफिट कितना दिखाया, 2000 करोड़ का। यानी कि जितना कंपनी का नेट प्रॉफिट था ऑपरेशन से, तो कंपनी ने उतना प्रॉफिट जनरेट किया ही नहीं। बट चलो, जितना जनरेट किया 1984 करोड़, उसको भी अगर हम देखें तो 1092 करोड़ ही कंपनी के पास पॉकेट में आया है। क्यों दोस्त, क्योंकि कंपनी के जो रिसीवेबल्स हैं उसमें एक सडन स्पाइक हमें देखने को मिली है। 677 करोड़ से ये बढ़कर 2007 करोड़ तक हो गया है। रिसीवेबल्स मतलब कोई भी कंपनी जब अपने प्रोडक्ट को बेचती है तो उसका पैसा कंपनी को इमीडिएट नहीं मिलता, कुछ टाइम बाद मिलता है। अब कंपनी बेच दी, इसका मतलब कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट में रेवेन्यू दिखा दिया, प्रॉफिट दिखा दिया वही प्रोडक्ट को बेचकर, भले कंपनी के पास पैसा वो अभी आया नहीं है। तो जब आएगा तो कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो आपको दिख जाएगा। अभी नहीं आया है, इस वजह से कंपनी के रिसीवेबल्स आपको 2000 करोड़ से भी ज़्यादा नेगेटिव दिख रहे हैं। और रिसीवेबल्स को कैश में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा, इसको आप डेटर डेज से भी समझ सकते हैं। 2025 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो डेटर डेज हमें 130 दिन का देखने को मिल रहा है। डेटर डेज बेसिकली हमें ये बताता है कि जो भी कंपनी ने प्रोडक्ट बेचा किसी को भी, उससे जो कंपनी के पास पैसा आ रहा है कितना दिनों में आ रहा है। तो 2025 में 130 दिन का एवरेज था, 24 में 102 दिन था, 23 में 72 दिन था। लगातार डेटर डेज जो है वो बढ़ते दिख रहे हैं, ना कि घटते। घटते दिखते हो तो अच्छी बात रहती,
तो नो डाउट ये कंपनी ने जो चीज़ें मेंशन की हैं कि कंपनी अपने बैलेंस शीट को क्लीन करना चाहती है और बोल सकते हैं अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहती है डिविडेंड के लिए या फिर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, वो कहीं ना कहीं कंपनी का बैलेंस शीट में हमें देखने को मिलता भी है। और डिविडेंड्स की अगर हम बात करें तो 23, 24 और 25 में कंपनी ने कोई भी डिविडेंड पे किया ही नहीं है। तो मेरा एक आपको बोल सकते हैं सुझाव रहेगा कि अगर आप सुज़लॉन के इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा कंपनी के फाइनेंशियल्स को अच्छी तरह से रीड करो, ना कि कंपनी के ऊपर की न्यूज़ को देखकर इम्प्रेस हो जाओ। ठीक है, मैं किसी भी तरह का आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट सभी चीज़ें मैंने आपको सिखाई है कि कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को कैसे देखना चाहिए और उसके बिहाफ पे आपको क्या क्या चीज़ें नोट करनी चाहिए।